हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आप सभी को याद होगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो से हम लोग को जो हमारा थर्ड पार्ट है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी स्टोरी का थर्ड पार्ट, उसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऐसा क्यों है कि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करा जाए? क्योंकि जैसा कि हम लोग पहले के वीडियो से समझते आ रहे हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट पर आई, बंगाल में लड़ाई करी, यहाँ लड़ाई करी, फैक्ट्री बनाए, फोर्ट बनाए, काफ़ी काफ़ी सारा काम करा और कई सारी पॉलिसीज लाए, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस सब के बाद उन लोगों का क्या एक एक अंपायर बन गया था। वो लोग बहुत ज़्यादा इंडिया में कवर कर चुके थे। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैप के थ्रू समझा था कि ये जो 1857 है, इसमें जो भी जितना भी येलो वाला पार्ट है वहाँ पे कौन, ब्रिटिश आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ तक फैल चुकी थी। तो इतने बड़े एम्पायर को, इतनी बड़े राज्य को संभाला जाना चाहिए। इसके लिए भी क्या एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाना चाहिए। तो इसलिए एक नए एडमिनिस्ट्रेशन को सेट करा गया। क्यों? ताकि जितना भी है इसे कंट्रोल करा जाए, इसे रूल करा जाए। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There are three presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग फर्स्ट वीडियो से अभी तक, इसके पहले वाले वीडियो में जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें बहुत सारे नाम आए। तो उन सारे नामों को आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में वो आ सकता है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी तक जितने भी हम लोग सुने, तो ये जो एक और आदमी का आता है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये क्या एक गवर्नर जनरल थे। कब से? 1773 से 1785 तक क्या ये गवर्नर जनरल है। और ये उनमें ये लोग, ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, ये उनमें से है जो लोग, ये इन्होंने एक ऐसा रोल प्ले करा है कि किसके लिए, कि कंपनी का जो रूल है, जो पावर है, उसके एक्सपेंशन के लिए इनका क्या रोल रहा है। मतलब इनका रोल ये था कि इन्होंने जो कंपनी है उसका जो पावर है उसको काफ़ी एक्सपैंड करा है इन्होंने। इनका जो मेन पर्पस था, जो मेन सिग्निफिकेंट था, वो क्या, एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। By his time, the company had acquired not only in Bengal, यानी कि इनके समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो कंपनी थी वो खाली बॉम्बे, ये जो बंगाल है, इसी की पावर नहीं थी इनके टाइम तक। क्या तब उनके पास क्या, बॉम्बे और मद्रास तब भी आ गए थे। बॉम्बे बोल दिया, बंगाल। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के समय जो कंपनी थी, उन कंपनी की जो कंपनी की पावर थी, वो उनकी पावर खाली बंगाल में नहीं चलती थी, बंगाल के साथ बॉम्बे और मद्रास में भी किसकी जो कंपनी है उनकी क्या पावर, उनका रूल चलता था। British territories were broadly divided into administrative units
कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। तो ये जो ब्रिटिश की जो टेरिटरीज होती थी वो सब क्या, वो ब्रिटिश लोग डिवाइड करते थे किन में, वो डिवाइड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। और और जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उन्हें क्या, प्रेसिडेंसीज कहते थे। There were three presidencies, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। और उनके टाइम पे कितनी, कौन, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे क्या, 3 प्रेसिडेंसीज थी, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। Each was ruled by governor. The supreme head of the administration was the governor general. तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि एक बहुत बड़ा क्या, एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब उस एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने कैसे डिवाइड कर रखा है काफ़ी सारे पार्ट्स में, और उन सारे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। और हर एक यूनिट को कौन चलाता है, गवर्नर चलाता है। ये जो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है ये आती है किसके अंडर, ये अंडर आती है गवर्नर के अंदर। और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अंडर आता है गवर्नर जनरल के अंदर। तो आप इसको ऐसे सिंपली एक कंट्री में देख सकते हैं। जैसे हमारा एक कंट्री है इंडिया, तो इंडिया में क्या है कि इंडिया एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। अब इंडिया को हम लोगों ने 28 स्टेट्स यानी 28 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। और हर एक स्टेट्स हम लोग कंसीडर करेंगे हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या स्टेट वो गवर्न करा जाता है किसके बाद, वो गवर्नर के द्वारा गवर्न करा जाता है। और गवर्नर का है, और स्टेट्स में सीएम, चीफ मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। और जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है यानी पूरी कंट्री, पूरी इंडिया, उसको कौन गवर्न करता था, उसको कौन रूल करता था, उसमें रूल करते थे कौन, गवर्नर जनरल। यानी कि आप उसे पीएम समझ लीजिए। वो उसे करते थे रूल। Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms। तो यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये क्या, इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल को पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल करने वाला, और गवर्नर कौन, जो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिसे प्रेसिडेंसीज कहते हैं उन्हें रूल करने वाला। तो ये यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया है। और जो वॉरेन हेस्टिंग थे ये इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे, और इन्हीं ने क्या, बहुत सारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थी इन्हें क्या, इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया था। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड। Each district was to have 2 courts, a criminal court, फौजदारी अदालत, and a civil court, दीवानी अदालत. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under a qazi and a mufti, but under the supervision of the collectors. तो यानी क्या होता है कि 1772 से एक नया सिस्टम को क्या बनाया जाता है, किसके लिए, जस्टिस के लिए उसको इस्टेब्लिश करा जाता है। और हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि हर एक जिले में तब 2 कोर्ट होती थी, 2 अदालत होती थी। कौन सी, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते हैं, और एक दीवानी अदालत जिसे सिविल कोर्ट कहते हैं। यानी कि 2 कोर्ट होती है, कौन सी, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत कहते थे। और जो मौलवी और जो हिंदू पंडित होते थे ये सब क्या, जो इंडियन लॉज हैं ये सब यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को क्या, प्रेसिसाइड करते थे, प्रेसिडेंट ओवर सिविल कोर्ट्स। यानी कि ये जो लॉज है ये सब सिविल कोर्ट्स में क्या, प्रेसिडाइज होते थे। The criminal courts were still under a qazi and a mufti but under the supervision of collector।
और जो एक क्रिमिनल कोर्ट है ये काजी और मुफ्ती के अंडर काम करता था। लेकिन ये जो काजी और मुफ्ती जो काम करते थे ये सब क्या, ये कलेक्टर की नज़र में होता था। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of Dharma Shastra to bring about uniformity. In 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Halhed translate this digest into English by 1778. A code of Muslims laws was also compiled for the benefit of European judges under the Regulating Act of 1773. A new Supreme Court was established, while a court of appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at कलकत्ता। तो क्या होता है कि एक मेजर प्रॉब्लम थी क्या, कि जो ब्राह्मण पंडित थे वो ये जो जितने भी लोकल लॉज थे वो सब क्या डिफरेंट स्कूल्स की जो धर्मशास्त्र होते हैं उससे देते थे। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि 1775 में 11 पंडितों को बुलाया। उनके बाद जो हिंदूज लॉ है उन्हें उनसे पूछा गया, उसे एक जगह कंपाइल करा गया और एनबी हेलहेड नाम के एक व्यक्ति ने ये सारा डाइजेस्ट यानी कि जितना भी सब चीज़ थी उसे क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। और 1778 में जो मुस्लिम लॉज थे उनको भी क्या कंपाइल कर दिया गया यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए। फिर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर 1773 में एक नई सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया, कहाँ पे, कोर्ट ऑफ अपील के लिए। और जो सरदार निजामत अदालत थी वो भी क्या, उसे भी कलकत्ता में क्या सेट करा गया। The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power of patronage that straightly replaced previously holder of authority। तो क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल होता है इस जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट होती है, जो ज़िला होता है, उस ज़िला का जो अधिकारी, जो ज़िला का जो प्रिंसिपल होता है वो कौन, वो होता है कलेक्टर। तो जो जैसे इसका टाइटल ही है कलेक्टर, तो इसका मेन जॉब क्या होती है, कलेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, यानी कि जो जितने भी टैक्स वैक्स होते हैं इन सबको कलेक्ट करना, और जो लॉज होते हैं उन्हें क्या मेंटेन करना, किसके लिए, जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो जजेस हैं उनके हेल्प के लिए। और जो पुलिस ऑफिसर्स और जो दरोगा होते हैं वो भी इनकी भी इनकी ऑफिस में ही काम करते हैं। इन सब का भी क्या, वो कलेक्टर ही काम करता है, ठीक है। और जो कलेक्टर का जो मेन ऑफिस होता है उसे क्या कलेक्ट्रेट कहते हैं। और वहाँ पे क्या नया सिस्टम है जिसकी वजह से वो जो मतलब कि वहीं से क्या ये जो कलेक्टर है वो सब क्या टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पार्ट हमारा अब हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब जो हमारा जो थर्ड पार्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक है, द कंपनी आर्मी, वो उसे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।